सुप्रभात छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी प्रथम इकाई परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए हम अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और इस पुनरावृत्ति में सबसे प्रथम हम जो है पाठ 1 बसंत का पाठ 1 ध्वनि जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में जिस तरह से ध्वनि पाठ पढ़ा, तो हम उससे अनभिज्ञ तो नहीं है कि ध्वनि ये क्या है ना। ध्वनि एक हमारी कविता है, ठीक है। ध्वनि जो है ऐसा काव्य है, ऐसी कविता है जिसके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रचित किया है। उनके द्वारा रचित, निराला जी के द्वारा रचित यह कविता अपने आप में एक अलग ही अपनी विशेषता लिए हुए है। निराला जी चूँकि ऐसे कवि हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी भी हैं, ठीक है। और वो एक ऐसी कविताएं लिखते हैं, अपने कविताओं में ऐसे भावों को संकलित करते हैं जिनसे कि व्यक्ति को सुन करके वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ में वो अपने आप को जो है आगाह कर लेता है, समझ लेता है कि हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना है। ठीक, अपने जीवन को लेकर वो विशेष सजग है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है इस पाठ के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। ध्वनि मीन्स आवाज़, ये हम सभी जानते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ध्वनि हमारे अंदर से, हमारे मुख से बाहर निसरती है, निकलती है, ठीक है। तो जो आवाज़ उनके अंदर से आ रही, कवि के अंदर से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ के लिए उन्होंने कहा है कि अभी अंदर से जो आवाज़ में जो अंदर से उद्गार व्यक्त हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कुछ भी हो, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर कविता की लाइन में लिखा है उन्होंने कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, है ना। तो अभी अभी तो मैं इस जीवन में आया हूँ, इस पृथ्वी पर आया हूँ। अभी मैंने इसको जो है संवारा नहीं है, सजाया नहीं है, मैं जीवन में किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ा हूँ। तो कवि का कहना है कि अभी अभी मेरे जीवन में जो है शुरुआत हुई है, मैं अपने जीवन में प्रथम चरण में आया हूँ। अब मैं अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अब उसने इस प्रकार से कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। उन्होंने कहा कि ये हरे हरे जो पत्ते हैं, ये जो कोमल कोमल डालियाँ हैं, ठीक है, ये सब जो हैं एक अपना स्वप्न लिए हैं। इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी अनेक स्वप्न हैं। मैं उन स्वप्नों में जीना चाहता हूँ, उन स्वप्नों को साकार करना चाहता हूँ। तो ये जिस प्रकार से डालियाँ हैं, इनमें कोमल कोमल अभी जो हरे हरे पत्ते आए हैं, ये पत्ते आगे चल के ये बहुत बड़ा वृक्ष बनेंगे, है ना। ये तमाम तरह के सुख देंगे अपनी डालियों से, वृक्ष की छाया से, पत्तों से, है ना, वृक्ष से, जड़ से, मतलब वैसे ही वृक्ष का एक एक भाग जो है हमारे लिए कीमती होता है। तो वो सबके ऊपर अपना परोपकार करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपने जीवन में सोया होता है, तो जैसे ये कलियाँ अभी अपने फूल के अंदर जो है बंद है, अब बाद में खिलेंगी तब ये फूल बनेगी। तो मैं इन कलियों पर अपने स्वप्नों का एक मीठा सा हाथ फेर दूंगा। ये अभी आलसियों की तरह सोई हुई हैं, इनको मैं कल का सुबह, कल की प्रभात जरूर दिखाऊंगा, इनको सुबह का दर्शन कराऊंगा। कवि का कहना है कि मैं इनके ऊपर, इन निद्रित कलियों पर अपने जो है अपना जो जोश, जो विकास का, जो मेरे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, इन सब की जो स्फूर्ति है, उसका मैं एक हाथ इनके ऊपर फेरूंगा, जिससे ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उनका कहना है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। उन्होंने बोला कि मैं एक एक फूल से, एक एक पुष्प से मैं जो हूँ उसकी लालसा, उसकी इच्छा जो है ना, वो क्या है, उन्होंने कहा खींच लूँगा। वो आलसी बने बैठे हैं, अभी उनको सोने का मन कर रहा है, अर्थात मनुष्य अभी जागृत नहीं है, अभी वो आगे नहीं बढ़ा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए
मैं जो हूँ उस फूल से, इन कलियों से जो है मैं उनकी आलसीपन को, उनकी आलस्य को खींच लूँगा और अपने नवजीवन रूपी अमृत से उन सारी कलियों को सींच दूँगा, जिससे वे पुनः खिल जाएं, वे जागृत हो जाएं। ऐसा मेरा जो है मत है। उन्होंने कहा कि मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जहाँ तक जो है, जो मेरे अपने हैं, अर्थात जिसके लिए मैं चाहता हूँ, अर्थात मैं अपना परिवार का, समाज का, देश का, प्रदेश का, सबका भला चाहता हूँ, तो मैं ऐसी इच्छा से सबके लिए जो है जागृत करूँगा, सबको एक सन्मार्ग बताऊँगा, एक अच्छी राह पर ले जाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं अभी तो आया हूँ, अभी मेरे मन में एक मीठा सा मधुर बसंत आया है, अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी तो बसंत आया। बसंत आना मतलब जीवन का प्रारंभ होना, जीवन बहुत बड़ा होता है, इस प्रकार से कवि की इच्छा है। अब आपने बच्चों निराला जी की इन भावुक और हृदय के उद्गार भरी पंक्तियों को आपने पढ़ा और समझा। अब आपने देखा कि किस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए आ सकते हैं। मान लीजिए आपको आया कि पाठ एक ध्वनि जो है इसके कवि कौन है, तो आप बता सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। या पाठ एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन सी है, तो आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, वो है ध्वनि। ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके जीवन में मृदुल बसंत आया है ना, और उसका कहना है कि अभी वो आया है इस जीवन में, तो अभी उसे बहुत सारे काम करना है, उसके अंदर बहुत जीवन में आगे बढ़ने के कई सपने हैं। तो आपको ऐसे हम विकल्प दे सकते हैं कि वो क्यों जो है अभी ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा विश्वास क्यों है कवि के अंदर, इसलिए क्योंकि वो इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर भाव रखता है। या ऐसे आपको कोई और अन्य 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो आपको एक विकल्प इसका सही मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम है कि ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना, तो गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है, व्यक्ति का 3-4 तरह से पड़ जाता है। व्यक्ति का अन्न धन, ठीक है ना, और जनजीवन सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। अब आपको कुछ और तरीके से हम विकल्प दे सकते हैं और आपसे हम पूछ सकते हैं। ठीक है। या कोई कविता की लाइन हमने दे दी और आपको अधूरी छोड़ दी, इसे पूर्ण करें। ठीक है। इस प्रकार से आपको बेटा वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न दिए हैं, इनमें से तो इस तरह का अभी फिलहाल में ऐसे काल्पनिक चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाएंगी, पर भाषा की बात ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। भाषा की बात में दिया हुआ है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। जो आपकी इसमें व्याकरण है पाठ के अंदर, इसमें ऐसे शब्द आए हैं पुष्प पुष्प या हरे हरे, एक ही शब्द बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है। जब जहाँ पर ऐसे शब्द जो हैं 1 से 2 बार दोहराए जाते हैं, उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है। और इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, क्योंकि इनकी पुनः उक्ति हो रही, दोबारा ये बोले जा रहे हैं, इसलिए इनको हम कौन सा अलंकार भी कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ में आया होगा आपको, तो ये क्या कहलाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यहाँ पर उन्होंने आगे भी दिया है कि यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको जब आपने देखा यहाँ लिखा है 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये 3 बेर का सेंस क्या है,
ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। अब बेर और 3 दोनों जो 2-2 बार यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ शब्द के अर्थ जो हैं दोनों वक्त दोनों टाइम अलग अलग है, ठीक है। जैसे बेर, यहाँ एक बेर का मतलब टाइम, 3 टाइम, 3 समय में, है ना। और एक बेर है फल, खाने वाला फल जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शब्द अलग अलग एक ही बार मतलब एक ही शब्द आ रहा है बार बार, तो हर बार उसका अर्थ भिन्न है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पर? यमक अलंकार। इसको पूरा इसका ये जो दोहा है वो ये है कि 3 बेर खात थी वे 3 बेर खात हैं, बेर बीन खाती वे बेर बेर खात हैं। मतलब जो 3 बार खाती थी अब वो उस चीज़ को बार बार खा रही हैं, और जो 3 बेर मात्र खाती थी 3 फल, अब उनको बेर बेर मतलब बेर बीन खाते हैं, उन बेरों को बीन बीन के वो खाए जा रहे हैं। उनके पास अब कोई वो नहीं है कि हमें कम खाना है या कम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर यमक अलंकार बन रहा है। और हम इसको शब्द युग्म भी कहते हैं। हरे हरे जो एक साथ आते हैं वे हरे हरे, जो डैश लगा दिया, ये शब्द युग्म कहलाते हैं। और जहाँ एक लाइन में एक शब्द 2 बार आए और अलग अलग अर्थ प्रदान करें उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब आपने यहाँ पर आगे भी देखा एक और मन का था, है ना। एक और मन का जो है कबीरदास जी का एक दोहा है, माला फेरत जुग गया। माला चूंकि हाथ से घुमाई जाती है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का जो है कई बार आया है। मन का मतलब है एक मन हमारा जो अंदर हृदय में रहता है, और एक मन का मतलब वो मोती, वो मोती मन का मीन्स मोती, पर्ल, है ना। तो इन कवि का कहना है कि माला फेरते हुए युग बीत गया, हमें अब इस माला को, हाथ की माला को मोतियों से जो घुमा रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए। हृदय रूपी मोती को, अंदर मन के मोती को पहले बदलो, तब जाके हमारी ये दुनिया बदलेगी, तब हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ हैं और यमक अलंकार है। अब इसमें आपको आगे कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे कि कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात। आपने देखा कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो एक शब्द जो दूसरे की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोमल गात, गात मीन्स शरीर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कोमल गात शब्द में विशेषण क्या है, तो आपको 2-3 नाम दिए हैं, तो आपको बताना होगा कि विशेषण इसमें कोमल है, ठीक है ना, और विशेष्य क्या है, गात है, ठीक। अब ऐसे ही मृदुल बसंत में आपने देखा बसंत इसमें क्या है, विशेष्य है, और कैसा है वो बसंत, मृदुल है, इसलिए मृदुल उसकी विशेषता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उन्होंने कि इन विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि विशेषण क्या है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, या इस शब्द में कौन सी विशेषण है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है या संख्यावाचक है। अब आपको इसमें शब्दार्थ दिए हैं पाठ में, तो शब्दों के अर्थ भी हम आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक, जैसे कि हमने दे दिया मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल, लेकिन हमने बहुत सारे शब्द दे दिए, उसमें आपको एक अर्थ ढूंढना है, वो है कोमल, ठीक है। इस प्रकार से आपको पाठ की तैयारी करनी है। तो सारे शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, पाठ का नाम, कवि का नाम, प्लस आपको सारे उसके जितने भी भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है कि इसमें कौन से अलंकार की बात की गई है, कौन सा अलंकार है, और इसमें किस किस तरह के और भी शब्द आए हैं, जैसे शब्द युग्म है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार के उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अभी आपने देखा कि हमने पाठ 1 ध्वनि का पूरा पुनरावलोकन कर लिया।
पूरा दोहराव कार्य खत्म कर दिया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पाठ किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। उसमें कविता की लाइनें भी होंगी जिन्हें हम छोड़ देंगे और उन्हें आपको पूरा करना होगा। आप वीडियो को देख के सुन के बेटा आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।